तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है हमारे देश के पूरे हिस्ट्री के अंदर आने वाले एक बहुत बड़े इवेंट से रिलेटेड, जहां पर भारत ने ऑफिशियली बिड कर दिया है 2036 के ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के लिए। तो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने ऑफिशियली ये लेटर सबमिट कर दिया है। हालांकि हम सबको ये बात पता थी पहले से कि इंडिया बिड करने वाला है। ओलंपिक कमेटी की मीटिंग जो है अंबानीज एंड ग्रुप्स के साथ में जो है मुंबई में हुई थी, अहमदाबाद के अंदर किया जाएगा होस्ट, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन लेटर के हिसाब से दिल्ली में ओलंपिक होस्ट किया जाएगा ऐसा बोला गया है। हालांकि बहुत ज्यादा लाइकली चांसेस है कि जैसे हमने अभी पेरिस का भी अगर ओलंपिक्स देखा होगा आपने, तो अलग अलग इवेंट्स को उस पूरे देश के अलग अलग कोनों के शहरों में जो है सेलिब्रेट किया गया, वहां पे जो है उनको काइंड ऑफ किया गया। तो सिमिलर हमें देखने मिल सकता है। मेजोरिटी इवेंट्स वगैरह दिल्ली में होंगे, लेकिन कई सारे स्पोर्ट्स को अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर अब इंडिया को जो है ये बिड मिल जाती है, जिसका चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादा शहर आजकल बिड करते नहीं है, तो एक बहुत बड़ा चांस है इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप लोग थोड़े 90s वाले किड्स हो तो आपको पता होगा कि जो बीजिंग ओलंपिक्स था 2008 का, वो एक काइंड ऑफ एक बहुत बड़े स्टेटमेंट के तौर पे उभर आया था कि चाइना हैज अराइव्ड। तो ये इंडिया के लिए भी सिमिलर चांस हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली सब डिपेंड करता है कि हम इसे चाइना बीजिंग 2008 के लेवल पे ले जाते हैं या हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने जो घोटाले किए थे उस लेवल पे ले जाते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज से रिलेटेड, जिन्होंने इनॉग्रेट किए हैं सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 187 करोड़ के। तो यहाँ पर ये सब काम हुआ है चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और कामराजर पोर्ट लिमिटेड के पास में। तो बेसिकली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया है, ट्रेड ऑपरेशंस को सीमलाइज बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज है, ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव के अंदर का कुछ छोटा मोटा काम है। तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा नया पोर्ट वगैरह इनॉग्रेट नहीं किया गया है, लेकिन ऑपरेशनली कुछ चीजें जो इंप्रूवमेंट के हिसाब से की जानी चाहिए पोर्ट को मॉडर्न बनाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, वो चीजें यहाँ पे की गई है। अगली दोस्तों एक और खबर जो आ रही है वो काफी बड़ी है और यह है केरला गवर्नमेंट से, जिनकी बातें चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कि वो उनके स्टेट में बन रहे हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे, और ये प्रोजेक्ट जो शांत हो गया था ये फिर से ट्रैक आते हुए नजर आ रहा है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर वो नेसेसरी परमिशंस ले आए, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस ले आए, और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने डिलेस किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेके, एक अश्योरेंस काइंड ऑफ ले आए कि ये चक्कर ना होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए परमिशन दे देगी। तो जो रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, ये मिले केरला के सीएम के साथ में, और टेक्निकल एनवायरमेंटल इश्यूज को क्लियर अगर कर दिया जाए तो 529 किलोमीटर लंबी केरला हाई स्पीड रेल जो तिरुवनंतपुरम से लेके कसारगोड तक दौड़ेगी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और 63,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत में बनाई जाएगी। इसको बनाने के लिए परमिशन दी जा सकती है। तो अब देखते हैं केरला किस तरीके से करता है। वैसे केरला का रेपुटेशन बहुत अच्छा नहीं है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट आधा फंड करता है तो केरला के अंदर चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, लोकल पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो, ये प्रोजेक्ट को डीले करते हैं। देखते हैं ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से, जहाँ पर एक मेजर स्टेप किया गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और दूसरा विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, जहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर ने भुवनेश्वर नॉलेज सिटी इनोवेशन क्लस्टर के अंदर कहा है कि वो एक एलईडी बल्ब प्रोडक्शन यूनिट शुरू करेंगे देवघर में। तो दोस्तों एग्जैक्टली गांव की अगर बात करें तो वो है बरबिल, और बेसिकली यहाँ पे एलईडी बल्ब्स का प्रोडक्शन होगा, इक्विपमेंट जो होंगे वो अच्छे लेवल की होगी, और मेजर यहाँ पे हमारे देश में अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्पेशली जिसके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल लोड की जरूरत नहीं है, तो विमेन को एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे दिया जाता है इन फैक्ट्रीज में, अगर आप जानते होंगे तो। और सिमिलर चीज जो है यहाँ पे की जाने वाली है। अगली खबर फिर से उड़ीसा से आ रही है, जहाँ पे प्लान उड़ीसा गवर्नमेंट ने रखा है पारादीप फोर्ट के अंदर से फिशिंग को डबल करने के लिए। तो फिशिंग से मेरा मतलब यह है कि जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो डबल करने के हिसाब से पारादीप पोर्ट को जो है डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे अभी हमारे देश के अंदर से वैसे कई सारे सी फूड्स एक्सपोर्ट होते हैं, फिश, श्रिम्प, क्रैब, स्क्विड, ऑक्टोपस, कैटल फिश वगैरह, जिनकी मार्केट हो सकता है इंडिया में बहुत बड़ी नहीं हो। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है पारादीप पोर्ट के अंदर, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, एयर कार्गो फैसिलिटी हो, एक्सपोर्ट के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंटेशन के लिए हाउसेस वगैरह हो, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनके मीट करने के लिए लैब्स वगैरह हो, ऐसी चीजें बनाई जाए। अगले खबर दोस्तों ये लार्सन & ट्यूब्रो से, जिन्होंने 21% स्टेक खरीदा है E2E नेटवर्क्स के अंदर, जो कि एक AI क्लाउड प्रोवाइडर है, और बेसिकली एक 1327 करोड़ रुपए की ऑल कैश डील थी, और इसका जैसे 4.17 मिलियन इक्विटी शेयर जिन्होंने करी है। तो अब जानते हो लार्सन & ट्यूब्रो का अपना है IT का ब्रांच, अब AI के अंदर भी ये घुस रहे हैं और डीडा खरीद के घुस रहे हैं, और वैसे भी इन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाया था डेटा मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशंस के अंदर, तो ये इस इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर दोस्तों ये एयर फ्रांस एंड KLM से रिलेटेड, जिन्होंने ट्यूसडे को उन्होंने कहा है कि वो अब ऑपरेट करेंगे अप टू 50 फ्लाइट्स पर वीक फ्रॉम इंडिया, और इनका जो विंटर शेड्यूल है वो बढ़ने वाला है। तो अराउंड 39 फ्लाइट्स का फिलहाल का शेड्यूल है, जो बढ़ के 50 हो जाएगा। आप जानते ही होंगे कि देश में एयर ट्रेवल बढ़ रहा है, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल भी बढ़ रहा है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इन शहरों से यूरोप जाने वाले कई सारे
रूट्स पे लोड बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे इसी को देखते हुए ये अपनी फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहे हैं और कन्वीनियंस भी बढ़ाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही यूपी से, जहाँ पर फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने वाली है जो कि इंसेंटिव देंगी और लोन्स भी देगी। तो आप जानते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टेट के आना जरूरी है क्योंकि ये नया पैसा होता है। ऐसा नहीं कि स्टेट के अंदर या देश के अंदर का घूम फिर के पैसा आ रहा है। जनरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरे करेंसी में होता है तो देश के फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम ये पैसा बाहर से आता है तो ग्लोबली हमको जो है काइंड ऑफ एक बेनिफिट मिलता है। जनरली ये बड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होता है तो ज्यादा बेहतर क्वालिटी की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ और वो जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट एक स्पेशल पॉलिसी बना रही है यूपी में जो स्पेसिफिकली फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करेगी। अगली खबर फिर से यूपी से ही आ रही है, जहाँ पर हेरिटेज बिल्डिंग्स को होटल्स में कन्वर्ट करने के लिए फाइनेंशियल बेड्स और जो प्रेजेंटेशंस वगैरह है इसके लिए अप्रूवल मिल गया है। तो आपको मैंने वैसे कुछ महीने पहले खबर दी थी कि कुछ फोर्ट्स है, पैलेसेस है यूपी आसपास जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है हेरिटेज होटल के अंदर ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और सिमिलरली अब यहाँ पे जो चुने गए फोर्ट्स होंगे बिड के लिए वो होंगे चुनर फोर्ट मिर्जापुर, बारुआ सागर झांसी, छतर मंजिल लखनऊ जैसे अलग अलग हेरिटेज प्रॉपर्टीज और इनको कन्वर्ट किया जाएगा बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होटल्स में। राजस्थान के अंदर आप जानते हो कि कई ऐसे पुराने पैलेसेस है जिनको कन्वर्ट करने के वजह से ही बहुत ज्यादा हेवी फॉरेन टूरिस्ट देखने मिलते हैं जो पैसा खर्च करते हैं। एट द सेम टाइम इस पैसे का जैसे इनका मेंटेनेंस वगैरह भी हो पाता है, उनकी हिस्ट्री जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जा पाती है और प्रॉपर्टी का एक्टिव यूज भी होता रहता है और 30 साल और फिर बाद में मैक्सिमम 90 इयर्स के लीजेस पे इन कामों को किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो यूपी से है फिर से, जहाँ पर यहाँ के कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल टू इशू अ लेटर टू MS फाजिद इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को जो कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्लांट सेटअप करना चाहती थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो यूपी की पॉलिसी है वो कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कैपिटल सब्सिडी, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह प्रोवाइड करती है, प्रोविडेंट फंड रीइंबर्समेंट फॉर एम्प्लॉइज वगैरह जैसी स्कीम्स प्रोवाइड कराती थी। तो ये जो कंपनी है इन्होंने भी यूपी में इन्वेस्ट किया है और 300 करोड़ का फायदा ये तकरीबन लेंगे। और बात करें ये बनाएंगे क्या, तो इनको जो है नोएडा के पास में 300 करोड़, तो ये अब नोएडा के पास में जो है मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाएंगे, उनके पार्ट्स वगैरह बनाएंगे 4,500 लोगों को एम्प्लॉय करते हुए और प्लॉट E23 सेक्टर 60 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर यहाँ के अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस को जो है एक इंडस्ट्रियल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्टेट ने डिसाइड किया कि वो नई पॉलिसीज बनाएंगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन करेंगे फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये बहुत ज्यादा ऐसे क्लियरली बोला नहीं गया है कि क्या एग्जैक्ट पॉलिसी है, लेकिन अमृतकार छत्तीसगढ़ विजन 2047 के नाम से एक काइंड ऑफ पॉलिसी अनाउंस की गई है। और बेसिकली ये है कि छत्तीसगढ़ का जो एक नेचुरल यहाँ पे गिफ्ट है उसको इंडस्ट्रियल आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सके ताकि स्टेट की इकोनॉमी बेहतर हो सके। अगली खबर दोस्तों और ये BSNL से, जो आप जानते हो कि वापस अंडरटेकर की तरह जाग रहा है और यहाँ पे इन्होंने इशू कर दिया है टेंडर टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन दिल्ली। तो उन्होंने बिड्स इनवाइट की है नेटवर्क प्रोवाइडर्स और जो गियर बनाने वाले हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाले हैं उनको, कि ये इंडिया में इनके लिए दिल्ली में 5G इक्विपमेंट का एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाए और 1876 साइट्स या टावर्स को लगाने का ये पूरा का पूरा जो है बिड है। आप जानते हो BSNL के यूजर्स पिछले कुछ महीनों से तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली जियो एयरटेल ने रेट्स बढ़ाए हैं और लाख रजिस्टर्ड इनके सब्सक्राइबर्स है 5G सिम पे। तो यहाँ पर जैसे ही नेटवर्क शुरू होगा तो कई सारे BSNL यूजर्स जो है उनको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा यहाँ पे यूज करने के लिए BSNL। और वैसे दोस्तों ऑब्वियसली क्योंकि BSNL है तो ये डोमेस्टिक प्रोवाइडर्स जो है TCS, तेजस, इन्फोसिस, VVDN, लेखा, इन कंपनी से इक्विपमेंट उठाएंगे और 900 मेगाहर्ट्ज से लेके 3300 मेगाहर्ट्ज के बैंड्स यूज करेंगे। तो ज्यादातर इंडियन 5G फोन्स में ये चलना चाहिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, जिन्होंने कस्टमाइज्ड पैकेज दिए है MP के अंदर 10 बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बनाने के लिए और जो इनकी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स तो टेक्सटाइल सेक्टर में है, लक्ष्मीकांत कल्पना खरगोन, विश्वेश्वरा डेनिम नीमूच, मोहिनी एक्टिव लाइफ इंदौर और 5 फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स है, टाबर का धर में, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस का राजगढ़ में, मोदले का भिंड में, ड्राइटेक का पंधूरना में, बेकर्सविल का इंदौर में, शक्ति पंप का धर में और इंजीनियरिंग सेक्टर की बात अब मैं शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे शिवांगी डिटर्जेंट वगैरह कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है। ये चीजें जो है इनको कस्टमाइज्ड पैकेजेस दिए गए हैं MP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो परमानेंट ड्राइंग पूछते हैं, इन योर प्रीवियस वीडियो यू हैड सेड दैट इंडियन सिटीज आर डिसऑर्गेनाइज्ड बिकॉज़ दे आर thousands of years old, but then what about Japan? They also have thousands of years old cities, yet their cities are organized. Why is that? तो देखो अभी भी अगर आप मैप लेआउट के हिसाब से देखोगे, सड़कों के हिसाब से देखोगे तो ना सिर्फ जापान लेकिन कई सारे यूरोप के भी देश है जहाँ
बाकी शहरों के अंदर आपको ग्रिड्स जो है या जो एक काइंड ऑफ रास्तों का जो पूरा जाल है वो भारत से सिमिलर नजर आएगा, टेढ़े मेढ़े कैसे भी कटते हुए। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि इनको मैनेज किस तरीके से किया गया है। जापान के अगर आपने कार्टून्स भी देख लिए होंगे तो आपको क्लियरली ये बात पता होगी कि छोटे रास्ते वहां पे भी कॉमन है, बहुत संकरी गलियां वहां पे भी कॉमन है, सेम गोस फॉर यूरोप। लेकिन हमारे यहाँ पे बीच में जो है कोई मिर्ची सुखाने को नहीं डालता है, वहां पे पार्किंग जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन की जाती है। रोड की विड्थ छोटी ही क्यों ना हो लेकिन उसको कांस्टेंट रखा जाता है। एनक्रोचमेंट का इशू इन देशों में नहीं है और बहुत स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स किया जाता है। और ये कई चीजें जो है नैरो और अनप्लान रास्ते होने के बावजूद उनको काफी ज्यादा अच्छा बना देते हैं यूजेबिलिटी और वॉकेबिलिटी के हिसाब से। अमेरिकन शहरों के अंदर तो ऑब्वियसली प्लान था, हमारे देश के अंदर मैंने ये पिछले वीडियोस में कहा भी था कि कभी अगर आप रात को 2-3 बजे जाके कोई सड़क देखोगे अपने एरिया के आसपास की तो अचानक से आपको रियलाइज होगा कि सड़क नैरो नहीं है, सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी है। इनफैक्ट कुछ केसेस में 2 लेन जो दिन में एक्टिव होते हैं और रात को देखोगे तो 6 लेन जितने वाइड बन जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनक्रोचमेंट, पार्किंग, वॉकेबिलिटी, फुटपाथ ये सब चीजों का मेजर इशू है जिनको मैनेज नहीं किया जाता। और सेम जो चीज है वो मैनेज की जाती है जापान वगैरह में। तो ये मेजर डिफरेंस बन के आता है किसी शहर को ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड अपीयर होने के पीछे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन करना नहीं भूलना। बाकी आपको अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।